जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजय राउत जी का। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हर बयान से खबर देते हैं, उनमें से एक, और मुझे लगता है कि बड़ा नाम संजय राउत है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी पावर प्ले में आने के लिए। संजय जी, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की सियासत में या यहाँ के सियासी गलियारों में आपकी छवि एक सुलहकार के तौर पर हो गई है? जो कहते हैं ना कि मुंबई की भाषा में मांडोली करवाना। अभी हमने देखा कि 2019 में आपने शिवसेना की मांडोली करवा दी कांग्रेस एनसीपी के साथ में, जो दुश्मन थे सालों से, आपने उनको साथ लाकर सरकार बनवा दी। फिर अभी हम देख रहे हैं कि इन दोनों भाइयों को, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लाने में भी आपने भूमिका अदा की। और राज और उद्धव का साथ आना इन बीएमसी चुनावों के पहले की मुझे लगता है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी घटना रही कि 20 साल पुरानी अदावत जो है वो इनके बीच में खत्म हो गई। हमें बताइए पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये लोग साथ में आए? देखो, पीछे की कहानी कुछ नहीं है। सबसे पहले मांडवली शब्द करेक्ट नहीं है। आपको मालूम है, आपने भी क्राइम रिपोर्टिंग किया और मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग से मेरी शुरुआत की है, तो मांडवली शब्द वहां यूज किया जाता है। नहीं, जब झगड़े को सुलझाने का मांडवली हो गया। जो झगड़ा कहाँ था? नहीं सर, इसको ऐसे बोल देते हैं कि आप वो पत्रकार बन गए जिन्होंने सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर दी। देखिए, 2019 की बात आप कर रहे हो, जब शरद पवार साहब और हमारा अलायंस हो गया या कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया। देखो, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई किसी का उस तरह से दुश्मन नहीं है। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब स्टेट और देश की स्टेबिलिटी का विषय आता है तो कुछ बातें बाजू में रखकर हमको एक साथ आना पड़ता है। देखिए, 25 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, एक विचारधारा है, हाँ, सब कुछ एक है, डीएनए भी एक था हमारा। फिर भी 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे सरकार बनाने के लिए बात करने तक बात नहीं की, बात शुरू ही नहीं की। जो कुछ पहली बातें तय हो गई थी जब अमित शाह जी मातोश्री पे आए थे, ठीक है, आप वो नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया पार्टी तोड़कर, आपने दो डिप्टी सीएम बनाए पार्टी आपकी सरकार में, लेकिन 2019 में आप शिवसेना को डिप्टी सीएम भी देने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में हमारी पार्टी क्या करेगी? राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सत्ता सबको चाहिए। तो सामने पवार साहब थे, कांग्रेस थे, हमारी बात हो गई और उनको भी सत्ता की जरूरत थी, हम एक साथ आ गए। दूसरी बात, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई है भाई, हम कहाँ बीच में आते हैं? उसमें दो भाई है, दोनों की माताएं जो है एक दूसरे की सगी बहनें हैं, ये फैमिली मैटर है। हाँ, एक बात सही है कि मैं दोनों का मित्र हूँ और पुराना मित्र हूँ, बचपन के दोस्त हम लोग हैं। तो मेरी थोड़ी बहुत वहाँ अगर मदद हो गई तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी ठाकरे परिवार के साथ गई है। आज मैं जो भी यहाँ बैठा हूँ वो ठाकरे परिवार की देन है, नहीं तो संजय राउत कौन है? कोई नहीं। लेकिन संजय जी, चलिए, ये परिवार की बात है, आपने कहा दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों की राजनीति जुदा रही है। 2003 से जब से उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना की कमान संभाली, हमने एक ये बात देखी कि उद्धव ठाकरे जी ने एक सर्व समावेशक नीति अपनाने की कोशिश की। जो शिवसेना की कट्टरवादी इमेज थी, कट्टरपंथी इमेज थी, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की। ना वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, इनफैक्ट जो दोपहर का सामना, आप जिसके कार्यकारी संपादक भी हैं मराठी के अलावा, उस अखबार को निकलवाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने एक मी मुंबईकर नाम का कार्यक्रम भी शुरू करवाया था, जिसमें कि जो गैर मराठी लोग हैं उनको शिवसेना के साथ में जोड़ा जाए। उन्होंने 2019 में जो महाविकास आघाड़ी बनी तो उसके जो प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको भी साथ में लिया और मुसलमानों के बीच में भी उनकी एक फॉलोइंग खड़ी हो गई। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से राज ठाकरे के साथ में गठजोड़ किया, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो इतने दिनों से उनकी छवि बिल्डअप हो रही थी एक इंक्लूसिव नेता की, उसको डैमेज हो रहा है? क्योंकि राज ठाकरे वो नेता हैं जो कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी मराठीवाद की बात करते हैं।
देखिए, जब राजनीति में इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन मुंबई में हमेशा शिवसेना ने एक बैलेंस भूमिका ली है। जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे ने तो ज़्यादा बैलेंस भूमिका ली है। राजनीति में जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कांग्रेस के साथ हमारा कहाँ वैचारिक मिलन था, नहीं था, लेकिन जब हम एक साथ आ गए तो हमारा हिंदुत्व भी उनको स्वीकारना पड़ा और उनका सेकुलरवाद भी हमको स्वीकारना पड़ा। राज्य जब हमारे साथ आए हैं तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमको क्या करना है। कुछ बातें हमको भी अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें उनको छोड़नी पड़ेगी, तो ये बातें तो चलती है राजनीति में। या बड़ी बात बोल रहे हैं कि कुछ बातें उनको छोड़नी पड़ेंगी, तो यानी कि जो नफरत की राजनीति राज ठाकरे की ओर से की जा रही है वो उनको छोड़नी पड़ेगी। नफरत की राजनीति देश में नहीं चलेगी। ये देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ का देश है, यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, सब लोग यहाँ है। तो आप उस लेवल पर जाकर नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं तो देश वापस टूट जाएगा। नफरत किसी ने नहीं करनी चाहिए। अपने अपनी विचारधारा आप लेकर आगे जा सकते हो। हम लोग हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन उस हद तक नहीं जाएंगे कि देश टूट जाए या समाज में एक बहुत बड़ी एक दरी पैदा हो। ये हम कभी नहीं करेंगे, बाला साहब ने भी नहीं किया था। संजय जी, ये आप जब कहते हैं तो अमित ठाकरे का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए तो हम महाराष्ट्र में बाहर से आने वाली ट्रेनें रोक देंगे। अब ये बयान, इसे लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप मुंबई को, आप मराठी अस्मिता की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन मुंबई सिर्फ मराठियों का ट्रेनें ही बंद कर दो। हम लोग हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम मराठी है, हम बंगाल में जाएंगे तो हम बंगाली हो गए, ठीक, पंजाब में पंजाबी है, इसलिए तो देश बना है ना ये। हम लखनऊ में जाएंगे तो हिंदी होंगे, हिंदी भाषिक होंगे, लखनऊ के होंगे। देखो, अब ये नए लड़के राजनीति में आते हैं और एक विरासत लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे अब जो नया गठबंधन हो गया है उसमें हम सबको ट्रेन करेंगे। आपको लग रहा है वो नासमझी वाला बयान है अमित ठाकरे का? नहीं, ऐसे कोई ट्रेन नहीं रोक सकता। जो ट्रेन, देखो, देश की जो संविधान है, उस संविधान में सबको अधिकार दिया है कि आप पूरे देश में, नहीं तो देश नहीं रहेगा ना। ये मैं ये कहता हूँ, बाला साहब ठाकरे भी यही कहते। हाँ, लेकिन आप अगर जाते हो किसी शहर में तो वहाँ के लोगों का हक आप मत मारिए। हम ये कहेंगे कि और राज्य में अगर रोजगार पैदा होता है तो वहाँ के लोगों का वहाँ पहला हक है, हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, लोकल भूमिपुत्र बोलते हैं, उनको ये पहला हक है कि वहाँ रोजगार, नहीं तो बेचारे अपना घर बार छोड़कर कोई कलकत्ता में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई मुंबई में आता है, किसी को आनंद नहीं होता है ना अपना घर बार, माँ बाप बहन छोड़कर आइए। तो इस प्रकार की जो बयान है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कम हो गया, नहीं हो गए। नहीं, आप अमित ठाकरे के बयान को तो कह रहे हैं कि ये बयान सही नहीं है, आप उसे माफ कर रहे हैं, लेकिन एक अन्नामलई जब बयान देते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल सिटी, तो आप कहते हैं इन पर केस कर दो। अगर मैंने जाकर कहा कि चेन्नई तमिलनाडु का शहर नहीं है, लखनऊ उत्तर भारत का शहर नहीं है, हिंदुस्तान का कलकत्ता पश्चिम बंगाल का शहर नहीं है, तो लोग वहाँ के यही रिएक्शन देंगे। इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, उस पर उसने ऐसा नहीं कहा है। उसका बयान ऐसा है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव बयान है और इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए किसी भी शहर में जाकर और किसी भी शहर के बारे में, क्योंकि अपना एक, हर प्रांत की अपनी एक अस्मिता है, किसी भी शहर की एक अपनी अस्मिता है, भाषा की अस्मिता है, शहर की अस्मिता है। तो नेताओं ने इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। राउत साहब, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि बीजेपी का यह आरोप रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तब भी शिवसेना ये नैरेटिव शुरू कर देती है कि मुंबई को अलग करने की साजिश, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश। बीजेपी के बयान को इतने सीरियसली आप मत लीजिए। हम उनके साथ सबसे ज्यादा, हम उनके साथ रहे, वो अंदर से बाहर से क्या है हमको मालूम है। यही लोग हैं जो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, विदर्भ अलग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, ये उनके मंत्री का बयान है कि बावनकुळे जी का, कि देवेंद्र फडणवीस सेपरेट विदर्भ के लिए उनका काम चल रहा है। ऐसे लोगों को मुंबई के बारे में क्या आप करें? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है।
मुंबई देश का अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है, पूरा देश वहाँ है, विश्व यहाँ है, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी तो है। आप मुंबई को कैसे अलग कर सकते हो? आपने मुंबई को कमज़ोर किया है 10 सालों में। यहाँ के बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेस या यहाँ की इंडस्ट्री आप बाहर लेके जा रहे हो। ये आप वहाँ व्यापार करो ना, आप अलग मुंबई बनाओ गुजरात में जाकर, आप लखनऊ में जाकर अलग मुंबई बनाइए। जैसे योगी जी ने यहाँ आकर कहा था कि मैं वहाँ एक अलग फिल्म सिटी बना रहे हैं हम लोग, लखनऊ में मुंबई जैसी फिल्म इंडस्ट्री, हमने स्वागत किया। इस प्रकार के प्रोजेक्ट पूरे देश में होने चाहिए, सिर्फ मुंबई में नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो ही मुंबई का ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएगा, बेंगलोर का ऊपर का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। लेकिन आप मुंबई को ही लूटेंगे, आप मुंबई खत्म करेंगे, मुंबई कमजोर करेंगे। आप अहमदाबाद में 2 मुंबई बनाइए, हम वहाँ आकर हमारे लोगों को कहेंगे वहाँ आकर काम करो। आप मुंबई को कमजोर कर रहे हो, क्यों? मुंबई के ऊपर आपका एक पुराना गुस्सा है। आप उस वक्त भी जब महाराष्ट्र गुजरात बना तो उस वक्त भी आप मुंबई गुजरात से जोड़ना चाहते थे, तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और 106 लोगों ने बलिदान दिया उसमें। तो ये गुस्सा मत निकालिए। राजनीति में इस प्रकार की राजनीति को जो सुड़ की भावना होती है। लेकिन राउत साहब, एक बात मुझे बताइए कि 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना हुई, उसके बाद से 70 के दशक से जब भी शिवसेना चुनाव लड़ते आई है तो मराठी माणूस के मुद्दे को लेकर चुनाव क्यों नहीं करना चाहिए? तो वो मुद्दा तब भी आपको रेलेवेंट लग रहा है और 55 साल बाद आज भी रेलेवेंट लग रहा है। तब भी मराठी माणूस की बात कर रहे थे और मराठी माणूस खतरे में है, आज भी मराठी माणूस खतरे में है, और भी 100 साल चलेगा। ममता बनर्जी ने परसों जो हंगामा किया वो क्या था? बंगाली अस्मिता थी और क्या था? लेकिन मराठी वो बंगाल के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके नेता हूं, मैं असली बंगाली शेरनी हूं। नहीं, इस बार अगर आप बीएमसी में आ गए तो मराठी मानुष से खतरा हट जाएगा या वो बना ही रहेगा? देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे हमेशा मराठी मानुष का प्यार और अस्मिता जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने खून बहाया इस मुंबई के लिए, 107 लोगों का बलिदान दिया है हमने। तो जरूर हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी वो याद करेगी। मुंबई महानगर पालिका देश की एक ऐसी महानगर पालिका है कि पूरा विश्व उसके तरफ देखता है कि मुंबई में क्या हो रहा है। तो मुंबई को मुंबई रहने दो ना। नहीं तो मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में हो रहा है हिंदू मेयर होगा, मुसलमान मेयर क्यों नहीं बन सकता, मराठी मेयर बनेगा, गैर मराठी क्यों नहीं बन सकता? तो क्या उसमें गलत क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी में अगर कोई कहता है कि वहाँ मराठी मेयर होगा तो गलत क्या है? हम अब यहाँ कभी गैर मराठी मेयर तो रहा ही है ना, राउत साहब हो गए ना, गैर मराठी हिंदी भाषिक हो गए हैं, यहाँ पारसी मेयर हो गए हैं। 30 साल से तो मराठी भाषी मेयर ही रहे थे, बोमन बेहराम थे, हमारे आर सिंह लास्ट 94 में आर सिंह थे। किसने रोका था? नहीं रोका था। तो मुस्लिम मेयर भी बन सकता है। अगर राष्ट्रपति बन सकता है देश का मुस्लिम, बन गया ना, अटल जी ने किया ना, भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये यहाँ की बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं क्या? ये तो संजय राउत कह रहे हैं कि मुंबई में बीएमसी में मुस्लिम मेयर भी। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने राष्ट्रपति की बात कही है और मैंने राष्ट्रपति की बात की। तो कर दीजिए ना, बता दीजिए। नहीं, बात ऐसी है, इस देश में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कभी शहादत नहीं दी है, मुसलमानों ने दी है, ये भूलना नहीं चाहिए। फांसी पर मुसलमान भी गए थे देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। जब महाराष्ट्र बना ना तो महाराष्ट्र के लिए भी मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। सर, कुछ बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। नहीं, देखो, मैं तो बहुत ही, मेरी बात होती है हमेशा इस तरह से होती है। तो आप जो बीजेपी ने जो शुरू किया है ना, एक चुनाव ऐसा नहीं है कि जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं किया बीजेपी ने। बीएमसी का चुनाव है, लोकल बॉडीज का चुनाव में कौन सा हिंदू मुसलमान की बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये तो अलग विषय पर चुनाव होना चाहिए। लोकल बॉडी चुनाव है, लोगों की समस्या है, सुविधा की बात करनी चाहिए, विकास की बात। ये हमेशा हिंदू मुसलमान, मुंबई में जय श्री राम का नारा ही चलेगा, क्या संबंध है? आपने धर्म ध्वजा वहां लहराई है ना, तो ठीक है, पूरा देश देख रहा है। मुंबई की समस्या अलग है, मुंबई की समस्या के ऊपर बात करो। तो जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा मुंबई में? जय महाराष्ट्र क्यों नहीं? तो दोनों भी तो हो सकते हैं। जय श्री राम के लिए हमने भी कुर्बानी दी है। ये जो आप जो बोलते हैं ना अभी, ये तब कांग्रेस पार्टी में थे। ये जो जिसने कहा ना, ये कोई राणे जी का बेटा है, उसने कहा ना, ये
जब हम लड़ रहे थे अयोध्या में, हम जेल में थे, सीबीआई हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही थी, तब ये तो कांग्रेस में थे सब लोग। तो अभी हमें जय श्री राम सिखाएगा ये लोग? हिंदुत्व उनसे सीखने की जरूरत नहीं है हमको, हमारे खून में है। वो तो कह रहे हैं अब आप मुसलमानों के मसीहा बन गए। वो तो बीजेपी तो ये कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट देखिए, उसमें मुसलमान भी है मुंबई में, और 2 या 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के पार्टी से अलायंस किया है। ये आपको मालूम है? ये किसको मूर्ख बना रही है लोग? ये भारतीय जनता पार्टी एक मूर्ख पार्टी है। उनको लगता है जनता भी मूर्ख है, उनको लगता है जनता मूर्ख है। जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है पब्लिक। जब आप कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्ते रहे तो साथ आए तो क्या बड़ी बात है, तो मैं आपसे पूछूंगी, 2 दिन पहले जिनको आपने सार्वजनिक मंच से गद्दार कहा, उनसे बैठकर आप बात कर रहे थे, तस्वीरें भी आई, हंस हंस कर बात भी हो रही थी। क्या बात हो रही थी एकनाथ शिंदे से? देखिए, एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी रहे, हम सालों साल एक साथ काम किया है। सर ये पिच बदली हुई नजर नहीं, नहीं, और वो देखिए, जब वो हमारे पार्टी में थे तो मेरे मित्र रहे हैं। अब एक फंक्शन में मेरे सामने आ गए तो ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है कि नमस्कार करो। उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, मैं बीमार था, तबीयत के बारे में, बस निकल गए। बाकी मेरा काम वापस शुरू हो गया, उनका भी काम शुरू हो गया। आगे काम नहीं, आगे काम हो सकता है साथ में भी? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी कई सारे सीटों पर राउत साहब ऐसा हुआ है कि बीजेपी और शिवसेना के, शिंदे सेना के उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आ गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? फ्रॉड है उनका कभी चुनाव से पहले अरे भाई, गया। नरेंद्र भाई मोदी विश्व गुरु है, वो कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आ गए। अमित शाह इतने बड़े नेता है, वो कभी निर्विरोध चुनकर नहीं गए। मुंबई के कॉरपोरेशन में आपको मालूम है, जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ कॉरपोरेटर थे, वो कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। जॉर्ज साहब इतने बड़े नेता थे, मधु दंडवते, मधु लिमये, ये सब मुंबई में काम करने वाले लोग, बड़े बड़े लोग थे। ये हमारे शिवसेना के इतने बड़े बड़े नेता हो गए, वो कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए इस देश में या महाराष्ट्र में। तो ये किस झाड़ की, किस खेती की मूली है? ये सब पैसे के चक्कर है। सामने वालों को सत्ता के नाम पर दबाते हैं, पैसे देते, 5-5 करोड़ देते हैं नामांकन पीछे लेने के लिए। ये डेमोक्रेसी है क्या, या ये लोकतंत्र है? ऐसा चलता है कभी इस देश में? कभी नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक नई परंपरा इन लोगों ने शुरू की है पैसे की ताकत पर। लेकिन राउत साहब, यह आरोप लगता है कि शिवसेना यूबीटी कभी ईवीएम पर जो है आरोप लगाती है, कभी वोट चोरी का आरोप लगाती है, और ये सारा कुछ अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। और एक तरह से भूमिका भी अभी से तैयार की जा रही है। ये ईवीएम की बात छोड़ दीजिए, ईवीएम पर सबसे पहले आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना भवन में आकर यही किरीट सोमैया हैदराबाद से कोई बड़े टेक्नीशियन लेकर आए थे, और उसने बाला साहब के सामने प्रेजेंटेशन किया कि ईवीएम कैसा हैक होता है, देखिए कांग्रेस ईवीएम के माध्यम से कैसे जीतती है। देखो, ये ईवीएम का जो मामला है, ये उस वक्त बीजेपी ने सामने लाया था। तो हमारी ये मांग है, बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए। जहां जहां बैलेट पेपर पर अभी चुनाव हो गया लोकल बॉडीज के, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी 4 या 5 नंबर पर गई है, मालूम है, बैलेट पेपर। तो यहां भी कर लीजिए बैलेट पेपर पर। स्टेट का चुनाव करिए ना, लोकसभा करिए ईवीएम पर। लेकिन डरते हैं ये लोग, फ्रॉड है ये लोग, चोरी करते ये लोग। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हर पाप का अंत होता है कभी ना कभी। कोई अमर होने के लिए यहां आया नहीं है, अमर पट्टा बांधकर कोई आया नहीं है। सबको रामकृष्ण भी आए और चले गए, ये कौन है? अगर बीएमसी का चुनाव आप लोग जीत जाएं, तब वोट चोरी के आरोप धुल जाएंगे? बात ऐसी है, हमने बीएमसी में ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। हाँ, सही बात है, आपने देखा होगा। हाँ, सही बात है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर है। यहाँ के जो वोटर्स है, चाहे मराठी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदी भाषिक हो, वो हमारे साथ रहेंगे, हमेशा रहते हैं इस चुनाव में। हमारा उन पर विश्वास है।
तो वोट चोरी वगैरह बाद में देख लेंगे। हमने ना वोट चोरी की बात निकाली है ना क्या एसआईआर बिसार, सीधे हम हमारी काम, हमारी पार्टी की जो साख अब तक यहाँ है उसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और राज ठाकरे साथ आने से जरूर 1+1, पहले ठाकरे वर्सेस ठाकरे थे, अब ठाकरे प्लस ठाकरे हो गया ना। नहीं, आप ठाकरे प्लस ठाकरे की बात, एक सवाल है मेरा, ये ठाकरे प्लस ठाकरे का सियासी गठबंधन कितना टिकाऊ होगा? क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि कहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बीजेपी ने एक ट्रोजन हॉर्स बनाकर तो विपक्षी खेमे में नहीं भेज दिया है कि कल को अगर उनको अपना मेयर बनाने के लिए संख्या बल में कमी पड़ती है तो अगर राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो उनको तोड़ लिया जाए। तोड़फोड़ की राजनीति तो देश में होते आई है। बात ऐसी है जितेंद्र, देवेंद्र फडणवीस ठाकरे को अब जानते हैं, मेरी जिंदगी उनके साथ गई है। तो जो आप ये बोल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ये ट्रोजन हॉर्स वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले सालों सालों तक ये लोग एक साथ रहे। अगर हम बीजेपी के साथ 25 साल निकाले हैं तो राज जी के साथ 30 साल तो निकालेंगे ना। 5 साल बोनस है ना। संजय जी, थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े आए थे तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मेरे मित्र हैं, राज ठाकरे मेरे मित्र हैं, मैं खाना भी खाता हूं, चाय भी पीता हूं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से बड़े ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड। ऐसा अगर बीजेपी को लगता है तो ठीक है। हम दोनों भाई को ऐसे मानते हैं कि उद्धव जी बड़े भाई है, राज भी उनको बड़े भाई मानते हैं। अपने अपने एक पर्सनालिटी होती है। हमेशा उद्धव जी ने अपने आप को एक संयमी नेता के तौर पर पेश किया है। राज जी का अलग कैरेक्टर है। तो हो सकता है बीजेपी को ऐसा लगता होगा, तो ये बीजेपी की सोच है। लेकिन दोनों भाई ब्रांड है, ठाकरे ब्रदर्स ब्रांड है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मराठी मानुष बचाने की तो सिर्फ एक पिच है, असली बात है ठाकरे बचाना है। क्योंकि अगर इस चुनाव में हार गए तो ठाकरे ये बात सही है। हाँ। ठाकरे बचेंगे तो मराठी मानुष बचेगा, ये बात सही है। ठाकरे बचेंगे तो मराठी मानुष और मुंबई बचेगी, ये सबको मालूम है। ये देवेंद्र जी को भी मालूम है, ये विनोद तावड़े को मालूम है, ये सबको मालूम है। जो लोग कह रहे हैं कि अगर बीएमसी हार गए तो ठाकरे वाइप आउट है, ठाकरे कभी वाइप आउट नहीं होते। हमने बहुत चुनाव हारे हैं, हम बहुत कम चुनाव जीते हैं। लेकिन ठाकरे और शिवसेना जैसी है, देखिए चुनाव के हार जीत के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। संगठन मजबूत है हमारा। आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। नहीं, ये आप अचीवमेंट मान रहे हैं अपने कि हम मुंबई 10 मिनट में बंद कर देंगे? ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। ये तो धमकी है सर। हाँ, समझ लो धमकी है, उसमें क्या है। मतलब जो है वो है, ताकत है हमारी। बहुत से लोग कहेंगे कि जो कहावत है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वैसी हमारी रस्सी भी नहीं जली है। नहीं जली, नहीं कभी नहीं। ये सत्ता बित्ता क्या होता है, ये अभी मिली है सत्ता हमको। पूरी जिंदगी में जेल में चले गई हमारी। 8-8 दिन के बाद हमको जेल में जाना पड़ता था। अभी भी ईडी ने डाला था, 100 दिन रहकर आया हो अंदर ना। हम तो हटने वाले हैं क्या, ना झुकने वाले हैं। ये जो धमकी वाली राजनीति है आपकी संजय जी, ये बहुत से लोग कहते हैं, आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं और कि आप बिल्कुल सड़क पर उतर जाएं। देखिए राज ठाकरे भी अब आपके साथ आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई, हिंदी नहीं बोला तो थप्पड़ मार दिया, बता दिया कि हिंदी बोलो, यहाँ महाराष्ट्र है तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। ये वाली जो राजनीति है, ये क्या आने वाले समय में भी आप लोग इसी राजनीति, क्योंकि आपने आज एक अलग रूप दिखाया अपना। आपने कहा कि देखिए तो सब महाराष्ट्र सबका है, मुंबई सबकी है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आपके कुछ बयान आज ऐसे होंगे जो हेडलाइंस बना दिए। तो ये वाली राजनीति कब तक चलेगी कि हिंदी नहीं तो थप्पड़? देखिए, मतलब मराठी नहीं तो थप्पड़। ये कब शुरू हो गया? जब क्या थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी स्कूलों में करने की बात थी। हमारी भूमिका क्या है? हमको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। मुंबई सबसे बड़ी हिंदी की प्रचारक है। यहां से उत्तर भारत से ज्यादा यहाँ हिंदी का प्रचार ज्यादा है। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे भाइयों से हिंदी में बात करते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम पार्लियामेंट में हिंदी में बात करते हैं। क्यों? हम हिंदी के विरुद्ध है? नहीं, मैं सबको कहता हूँ हिंदी में बात करो। जब हमारे साउथ के मित्र बात रखते हैं तो मैंने वही उनको, जब तक आप हिंदी में बात नहीं करोगे तब तक आपकी समस्या पूरे देश में नहीं जाएगी। आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी।
मैं सबको बोलता हूँ। और हिंदी संगीत, हिंदी ड्रामा, हिंदी सिनेमा, सब कुछ मुंबई में है। ये देखकर हम जन्म से ही हिंदी बोलने शुरू करते हैं। तो हमारे ऊपर हिंदी मत थोपो। हमारे ऊपर क्यों हिंदी थोप रहे हो? हम तो हिंदी भाषा स्वीकार कर लिए हमने। यही वाद रहा ना। राउत साहब, समय हमारे पास सीमित है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आकलन क्या है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को 227 में से कितनी सीटें मिलेंगी? और अगर आपका गठबंधन चुनाव जीतता है तो महापौर किसका होगा? सबसे पहली बात यह है कि आंकड़े पे मत जाइए। ये जीतेंगे हम, ये जीतेंगे हम, नहीं, जीतेंगे हम ही। मेयर हमारा ही होगा। मेयर चाहे राज साहब का हो या उद्धव जी का हो। 2019 में आप बोलते थे मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। हो गया ना? मुझे याद आ गया। फिर रोज बोलते थे, आपकी रोज की बाइट होती थी। तो आपको लगता था कैसे कर सकते हैं, लेकिन हो गया। तो मेयर हमारा ही होगा, ठाकरे बंधु का होगा, चाहे एमएनएस का हो, चाहे शिवसेना का हो। अब ये दो सिक्के के दो पहलू नहीं है, एक ही सिक्का है ये। राज और उद्धव अलग नहीं है, हम एक है सब। तो हमारा हो, उनका हो, हमारा ही होगा ना। ये फैमिली मैटर है। धन्यवाद संजय राउत Thank जी, you. आपने हमारे लिए समय दिया बहुत और बहुत धन्यवाद संजय जी। हमसे ये गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया।